उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी में सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित कर दिया। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून कैंट विधानसभा से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन, पार्टी में शोक की लहर। राज्यपाल और सीएम धामी समेत सभी राजनीतिक दलों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में भाजपा का खाता खोलने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर का लगातार 8 बार विधायक बनने का रहा रिकॉर्ड। विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा रहे आगे। 2022 की बिसात में देखिए सहसपुर विधानसभा का सियासी विश्लेषण। अब तक के चुनावों में किसने किसको दी मात, किसकी हुई जीत, आगामी विधानसभा में क्या रहेगा रिजल्ट। और दिल्ली में आंदोलन खत्म होने के बाद उत्तराखंड वापस लौट रहे किसानों का स्वागत। कृषि कानूनों की वापसी को बताया किसानों की जीत, जश्न का माहौल। और अब खबरें विस्तार से।
आज सुबह देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया है। हरबंस कपूर के निधन से पार्टी समेत उनके क्षेत्र में शोक की लहर है। हरबंस कपूर भाजपा के बेहद सहज और शालीन नेता थे। जन समस्याओं को लेकर वो हमेशा सजग रहते थे। हरबंस कपूर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही हरबंस कपूर लगातार 8 बार विधायक भी रहे हैं। अविभाजित उत्तर प्रदेश में 4 बार और उत्तराखंड में भी लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। वह विधायक हरबंस कपूर के आकस्मिक निधन पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधायक हरबंस कपूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है, जिसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा गया है कि दिवंगत विधायक हरबंस कपूर के अंतिम संस्कार पर देहरादून में प्रदेश सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक हरबंस कपूर के निधन पर कांग्रेस में भी शोक की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने दिलाराम चौक पर 2 मिनट का मौन रखा और गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देहरादून कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक हरबंस कपूर के निधन के बाद समूचे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। हरबंस कपूर के जाने से यकीनन पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन राजनीति में उनके योगदान को शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। जनता की समस्याओं को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी और व्यक्तित्व के तौर पर हरबंस कपूर बेहद ही सरल इंसान रहे। उनके राजनीतिक सफर पर पेश है ये खास रिपोर्ट। विधायक हरबंस कपूर ने अविभाजित उत्तराखंड में भाजपा का खाता खोला था। उत्तर प्रदेश के दौर में देहरादून शहर और इसके बाद राज्य बनने के बाद देहरादून खास से विधायक रहे हरबंस कपूर ने नई बनी देहरादून कैंट सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने फिर जीत दर्ज की। हरबंस कपूर यूपी सरकार के वक्त में शहरी विकास मंत्री रहे। 2007 में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष भी हरबंस कपूर ही रह चुके हैं। हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी सविता कपूर भारत विकास परिषद की सक्रिय पदाधिकारी हैं। लगातार 8 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। हरबंस कपूर 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 4 बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री रहे साल 1991 से लेकर 92 तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा की याचिका समिति, लोक लेखा समिति, आवास समिति और आश्वासन समिति के भी सदस्य रह चुके हैं। उत्तराखंड में पहली 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष भी हरबंस कपूर रह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास, आवास, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री भी रहे 2001 और 2002 में। 2003 से 4 तक उत्तराखंड विधानसभा की नियम समिति एवं लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। साल 2004 से 5 तक उत्तराखंड विधानसभा की आवास एवं व्यवसाय सलाहकार समिति के सदस्य भी हरबंस कपूर रहे। 12 मार्च 2007 को सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित भी किए गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी हरबंस कपूर सदस्य रहे हैं। हरबंस कपूर के राजनीति में दिए गए योगदान को भुलाए नहीं भूला जा सकता। यकीनन पार्टी में उनके जाने से शोक की तो लहर है, लेकिन उनके जो राजनीतिक सफर रहा वो लोगों के दिलों में हमेशा कायम रहेगा। टाइम टीवी की तरफ से हरबंस कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब बात 2022 की बिसात की। 2022 की बिसात में आज हम सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की बात करेंगे। आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि अब तक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का इस सीट पर कैसा रिकॉर्ड रहा है और किसने किसको मात दी है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधु राम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधु राम को हराया।
अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में जनाधार जुटाने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे अपना रहे हैं, फिर वो चाहे घर घर जाकर ही क्यों ना जनता का समर्थन जुटाने के लिए हो। इसके लिए बाकायदा सियासी दलों ने पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। बैनर पोस्टर के सहारे उत्तराखंड में राजनीतिक दल मुद्दों को उठाकर वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूबे में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर अपने पूरे शबाब पर है। देखिए खास रिपोर्ट। 2022 की बिसात में चक्राता विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती आई है, या यूं कहिए कि चक्राता कांग्रेस के सियासी गढ़ के नाम से ही मशहूर है। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहे और आगामी 2022 की बिसात के लिए क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 2002 में पहली बार चक्राता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह विधायक चुने गए, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 2002 में कांग्रेस से चुनाव लड़े प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को हराया। इसके बाद बारी आई विधानसभा चुनाव 2007 की। इस बार भी चक्राता सीट से कांग्रेस से दोबारा प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में कूदे और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी मधु चौहान को हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चक्राता सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए जीत का परचम लहराया और उत्तराखंड जनवादी पार्टी के उम्मीदवार मुन्ना सिंह को हार का स्वाद चखना पड़ा। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह को 33,187 वोट मिले थे, जबकि मुन्ना सिंह चौहान को 26,533 वोट मिले। तीसरे नंबर पर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार कमला चौहान रही, जिन्हें 1,943 वोट मिले। जबकि वोट प्रतिशत की बात की जाए तो साल 2012 में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 51.16% रहा। उत्तराखंड जनवादी पार्टी का वोट शेयर 40.9% और भाजपा का वोट शेयर 3% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े कुछ इस तरह से रहे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और तब तक पाला बदल चुके मुन्ना सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े, उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वोट शेयर की बात की जाए तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 48.91 रहा, भाजपा को 46.75% और बसपा का वोट शेयर 3.32% रहा।
बात 2022 की बिसात की करें तो जाहिर है कि कांग्रेस की तरफ से 4 बार इस सीट से विधायक चुने गए प्रीतम सिंह को कांग्रेस मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर से अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी समेत सपा और बसपा भी चुनावी मैदान में इस सीट पर उम्मीदवारों को उतारेंगी। ऐसे में कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल होगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तक इस सीट के इतिहास पर कांग्रेस ही फतह करती आई है, लेकिन क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा या एक और इतिहास कांग्रेस अपने नाम करेगी, ये भी देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। खटीमा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। जिलाध्यक्ष योगेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता के लिए तीसरा विकल्प बताया है। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर हमला करते हुए दोनों पार्टियों को प्रदेश में विफल बताया। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में एक वैचारिक सरकार बनाने के उद्देश्य से लगी हुई है और कहीं न कहीं आज जनता उत्तराखंड की समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख भी रही है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन लोगों ने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों सरकारों ने इस उत्तराखंड को केवल मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बनाई। वहीं दिल्ली में खत्म हुए किसान आंदोलन के बाद किसानों ने अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर ली है और लगातार अपने घर लौटने का सिलसिला जारी है। गदरपुर में कई जगहों पर गाजीपुर से वापस लौटे किसानों का स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा नवाबगंज के जत्थेदार बाबा अनूप सिंह ने भी इस लोकतंत्र की जीत को बताते हुए कहा है कि एक लंबे वक्त से चल रहे आंदोलन में आखिरकार किसानों की जीत हुई है। देखिए, जवानों की जवानी ने, जोश ने और बुजुर्गों के होश ने इस आंदोलन को जीत दिलाई है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो हम लोगों ने शांति से अपना परिचय दिया और नौजवानों ने शांति से अपना काम किया और इस आंदोलन को हमने जीता, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी किसानों की और इस देश की। कहीं ना कहीं उनके लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन लोगों ने इस आंदोलन को भरपूर तोड़ने की कोशिश की। वहीं नानक मत्ता गुरुद्वारे में दिल्ली किसान आंदोलन से घर वापस लौट रहे किसानों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की गई। इसके साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान किसान नेता ने बताया कि 378 दिन चलने वाले किसान आंदोलन का अब समाप्त हो चुका है और किसानों की जीत हुई है। ये आंदोलन जिदों चले 2 नवंबर तो उन्होंने आज तक 378 दिन हो गए सी जी। साढ़े किसान 700 ज़्यादा तो शहीद होए आ लोग और सारिया चीज़ां जी मंगी रखी सी वो चीज़ां वापस हो गई। MSP रह गई आ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ कमेटी बनाती आ। बाकी 15 जनवरी तक का टाइम है साढ़े कोले, 15 तक वो भी साडा क्लीयर कर देंगे तो उस तो बाद सानूं जरूरत नहीं पेगी। जो साढ़े जिन्नियां मंगां सी सब पूर्ण रूप नाल सब मंग की गई आ, किते कोई साडी कमी पेशी नहीं, सानूं लिखत रूप में हर चीज़ मिल चुकी है। वहीं नानक मत्ता क्षेत्र के किसानों ने नानक सागर डैम का जलस्तर कम कराने को लेकर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि नानक सागर डैम का पानी खेतों में काफी लंबे समय से भरा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में गन्ने की फसल कटाई और निकासी नहीं हो पा रही है। गेहूं की फसल खराब हो चुकी है, इसलिए नानक सागर डैम के पानी की निकासी की जाए। बहुत ज़्यादा भर रखा है, लोगों का सारा गन्ना डूबा पड़ा, फसलें डूबी हैं, गेहूँ बोई नहीं जा रही, इसलिए हमने भर रखा है। उनको ज्ञापन ये दिया है, मांग पत्र दिया। तो ये जो मामला यही कि हमने पहले भी लिख के दे रखा कि उस पानी को कम किया जाए। राणा जी से कहा, प्रेम सिंह राणा जी से कहा, जो विधायक है हमारे मौके पे, उन्होंने कहा था, बिल्कुल मैं आश्वासन दिया था हम लोगों को कि आपका तुरंत पानी निकाल दिया जाएगा और गन्ना आपका सप्लाई हो जाएगा। है कि जो नानक सागर डैम है उसका जो पानी है वो लगभग 703 फुट से भी ऊपर बह रहा है, जिसके कारण जो है आसपास के किसानों की ज़मीनें वो जलमग्न हो गई हैं। इसके संबंध में मैं एक सीएन जो हमारे बरेली क्षेत्र के हैं उनसे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकल जाएगा। पौड़ी के बेरोखाल ब्लॉक के पंचपुरी पुल पर ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पुल पर आवाजाही को बंद कर दिया है। सड़क की मांग को लेकर लोगों ने इस पुल पर दोनों तरफ से आवागमन बंद कर दिया है। इससे रामनगर, कोटद्वार, थैलीसैंण और चौखाल के साथ ही बुंगीधार जाने वाले वाहन आगे नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक लंबे समय से वो सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी
शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। ठीक है, सड़क भी जरूरी है, तो मैं कहना चाहता हूँ अभी हमारे यही हैं सुविधा वाले, वो हड़ताल पे हैं। 24 साल से ही है क्या? 24 साल की बात नहीं। आपका क्या आप यदि नहीं आए हैं तो क्या एक्शन अलग है, लेकिन मैं ठीक है उनकी नहीं, आप एक्शन नहीं है तो आप उसके हैंडओवर कर रखा होगा ना। आपके एक्शन में आप यहाँ पे यदि आप सीनियर हैं, एक्शन भी हमारे जो है निर्माण खंड वाले हैं सतीश कुमार जी, उनको चार्ज मिला। लक्सर में ओवरलोडेड वाहनों पर तहसील प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने ओवरलोड और अवैध खनन से भरे 8 वाहनों को सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो है ओवरलोडेड है और कुछ अवैध खनन अवैध परिवहन कर रहे थे, तो उसमें सूचना मिलने पर टीम द्वारा तदबीर की गई और 8 सस्पेक्टेड ट्रॉली को सीज कर दिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देहरादून कैंट विधानसभा से भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन, पार्टी में शोक की लहर। राज्यपाल और सीएम धामी समेत सभी राजनीतिक दलों ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में भाजपा का खाता खोलने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरबंस कपूर का लगातार 8 बार विधायक बनने का रहा रिकॉर्ड। विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा रहे आगे। 2022 के बिसात में देखिए सहसपुर विधानसभा का सियासी विश्लेषण। अब तक के चुनावों में किसने किसको दी मात, किसकी हुई जीत, आगामी विधानसभा में क्या रहेगा रिजल्ट। और दिल्ली में आंदोलन खत्म होने के बाद उत्तराखंड वापस लौट रहे किसानों का स्वागत। कृषि कानूनों की वापसी को बताया किसानों की जीत, जश्न का माहौल। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले, चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले। जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले। हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हों सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण,
उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।